हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। और ये हमारे इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर नंबर 2 है। और ये जो सैम्पल पेपर्स हैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी वजह से आपकी सीरीज़ चल रही है, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स को आपको बताने की कोशिश करूँगा। अभी हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, असर्शन और रीजनिंग के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं। इन तरीके के क्वेश्चंस के बारे में आपको डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने। सेक्शन ए हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का खंड अ समष्टि अर्थशास्त्र। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन आता है आपके पास, जब विपरीत रेपो दर कम हो जाती है तो बैंक अपने अधिक कोषों को आरबीआई के पास रखने के लिए हतोत्साहित होते हैं। पहला कथन ये है। दूसरा कथन आता है, खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचकर आरबीआई तरलता को छोड़ता है। तो देखने को हमें क्या मिलता है यहाँ पर, जो कथन पहला है वो सत्य है, दूसरा कथन असत्य है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। डैश केवल वस्तुओं के आयात एवं निर्यात का रिकॉर्ड रखता है। कौन रखता है? तो व्यापार शेष, यानी कौन रखता है? व्यापार शेष रखता है। फिर आता है, उल्लेख कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो देखने को मिलता है, मौद्रिक नीति को सरकार की बजट नीति भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सत्य है ये, असत्य है, सत्य नहीं है, सॉरी, असत्य है ये। फिर आता है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन आता है आपके पास, विदेशों से उधार को भुगतान शेष खातों के पूंजी खाते में जमा मद की ओर रिकॉर्ड किया जाता है। फिर दूसरा कथन आता है, विदेशों से उधार के कारण शेष विश्व विदेशी विनिमय की प्राप्ति होती है। तो कथन आपका क्या, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। दोनों के दोनों कथन आपको यहाँ पर सत्य देखने को मिलेंगे। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, विनिवेश से क्या अभिप्राय है। देखो, विनिवेश से क्या अभिप्राय है, जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों को अपने शेयर्स को बेचने का निर्णय लेती है तो इसे विनिवेश कहते हैं। देखो, अब क्या सरकार को क्या करना पड़ता है, देश को चलाने के लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए। तो जब उसके पास पैसों की कमी होती है तो क्या करती है, अपने शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर दे। जैसे कि जो आपके LIC के जो शेयर्स होती है वो भी तो सरकार करके बेच देती है, क्योंकि सरकार को देश को चलाने के लिए मान लीजिए 500 रुपये चाहिए और उसके पास सिर्फ 300 रुपये हैं, तो बाकी 200 रुपये के लिए क्या करेगी, अपने शेयर्स को बेचेगी, ताकि 500 रुपये पूरे करके क्या कर सके, पूरे के पूरे देश के खर्चों को उठा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचने आरबीआई अर्थशास्त्र से मैं तरलता को डैश, तो क्या आएगा आपका, इसमें देखने को मिलता है कि सोख लेता है। तरलता को क्या करता होता है, आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता को सोखने का काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपके पास, मूल्य वृद्धि इज इक्वल टू उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया गया व्यय, ठीक है। ये एकदम फॉर्मूला सटीक बैठता है, ठीक है। ये फॉर्मूला एकदम आपका सटीक बैठता है, सत्य है। तो नेक्स्ट आता है आपका, सावधि जमाई की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो क्या आता है, सावधि या मियादी जमाएं वे जमाएं होती हैं जिसे जब जरूरत हो तब या किसी भी समय चेक लिखकर निकलवाया नहीं जा सकता। मतलब मियादी है, मतलब इसमें टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड से पहले आप इसको चेक लिखकर निकलवा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल 2 वर्ष का या फिर 3 वर्ष का या फिर 4 वर्ष का जो टेन्योर है, इसके बाद ही आप इसको क्या कर सकते हो, निकलवा सकते हो। उससे पहले आप इसको नहीं निकलवा सकते, इसी को आप मियादी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, समग्र मांग में समावेश के कारण आय के संतुलन स्तर में क्या होती है, हमेशा वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। एक प्रश्न आता है आपके पास, उल्लेख कीजिए कि निम्नलिखित जो कथन सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। किसी देश की मुद्रा के विनिमय दर में सुधार का अर्थ आवश्यक रूप से उस देश के भुगतान शेष के स्तर में सुधार नहीं है, ठीक है। इसको हमने पढ़ा, अब देखते हैं इसका, ये सही है, बट इसका स्पष्टीकरण क्या है वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। किसी देश की विनिमय दर में सुधार के कारण भुगतान शेष संतुलन में घाटा हो सकता है। देखो, घाटा कब होगा, घाटा होता है जब आप 500 रुपये की चीज़ खरीद लें और बेचें सिर्फ 300 रुपये की। तो देखने को क्या मिल रहा है आपको, 200 रुपये का यहाँ पे घाटा होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि 200 रुपये का जो घाटा है, यही आपको एक तरीके से क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की तरफ धकेलेगा, बेरोजगारी की तरफ धकेलेगा, और धीरे धीरे समाज में जो अस्थिरता है वो पैदा होती रहेगी। इसलिए क्या करना चाहिए, अगर 500 का सामान खरीदा तो कम से कम 500 का तो बेच दो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपके यहाँ पे क्या महंगाई जैसी सिचुएशंस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा, व्यापारिक घाटा आपको यहाँ पे देखने को मिलता रहेगा। आयात और निर्यात के बीच में आपको यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन A है और कारण R है। तो पहला आता है, अवकाश के समय में की जाने वाली जो क्रियाएं हैं वो GDP में योगदान नहीं करती, पहला ये है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, इसमें किसी भी कारक आय में अर्पित करना शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आ जाता है आपका
कारण दे रखे हैं, तो पहला क्या है, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और दिया गया कारण आर अभिकथन ए का सही व्याख्या करता है। तो ये प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। क्या है उपभोग प्रवृत्ति? देखो अब फॉर एग्जाम्पल आपने 500 रुपये का कोई सामान खरीदा, ठीक है, कितने का सामान खरीदा, 500 रुपये का कोई सामान आपने खरीदा, ठीक है, और या फिर मान लेते हैं 500 रुपये की आपकी आय है, ठीक है, 500 रुपये की आपकी आय है, ये आपकी क्या है, 500 रुपये की आय हो गई, और आपने खर्चा कर दिया 300 रुपये का, बचे आपके पास कितने, 200 रुपये। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। इसी जो 200 रुपये आपके बचे, इसी से पूरी की पूरी जो आपकी सस्टेनेबिलिटी है, पूरा का पूरा जो आपका बजट है, वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितने पैसे बचाए और उस पैसे बचाए हुए पैसे को किस तरीके से आपने यूज़ किया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका, ठीक है। जितना पैसा आपने बचाया और उस बचे हुए पैसे से कितनी इन्वेस्टमेंट करी आपने, कितने एक तरीके से पैसे बचाया, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो उपभोग प्रवृत्ति से अभिप्राय आय के उस अनुपात से है जिसका उपयोग व्यय के रूप में प्रयोग होता है। उपभोग सी यानी उपभोग कितना सी और आय आपकी वाई है, इसके अनुपात को मापा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, डैश जमाओं की उत्पत्ति तब होती है जब बैंकों द्वारा लोगों को ऋण दिया जाता है। जब बैंकों द्वारा लोगों को ऋण देते हैं तो ये क्या होता है, गौण यानी कि ये होता है प्राथमिक, तो ये द्वितीय हो गया, यानी गौण यानी द्वितीय। फिर आता है आपका राजस्व घाटे को कैसे कम किया जा सकता है। देखो राजस्व घाटे को कम करना हर सरकार चाहती है, क्योंकि घाटा एक तरीके से कैसी चीज़ है, घाटा को देखते हैं नेगेटिव चीज़ है, घाटा नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉफिट होना चाहिए। बट राजस्व घाटा को कम करने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाती है सरकार और किस तरीके से बैंकों की भूमिका भी वहाँ पर रहती है, तो ये समझ के चल रहा है हम लोगों को। तो नाउ राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि में ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स कलेक्शन करो तभी तो वृद्धि होगी। और दूसरा राजस्व व्यय, ज़्यादा खर्चा मत करो, कम खर्चा करो, ठीक है। फिर आता है आपके पास भुगतान संतुलन खाते, चालू खाते व पूंजी खाते को परिभाषित कीजिए। भुगतान संतुलन खाते के, चालू खाते और पूंजी खाते के बीच में अंतर आपको स्पष्ट करना है। यहाँ पर देखो भुगतान शेष वे चालू खाते में वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात माइनस निर्यात तथा एक पक्षीय हस्तांतरण का ब्यौरा होता है। पूंजी खाते में वे सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, देखो पूंजीगत खाता सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के बारे में बात की जाती है, जो किसी देश, ठीक है, किसी देश की सरकार और निवासियों पर परिपंथियों दायित्वों को परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। नाउ अब इसको समझते ध्यान से। देखो आपको यहाँ पे वाई की वैल्यू देके रखी हुई है, एमपीसी आपको गिवन है, सी आपने कितना कंजम्पशन किया वो देके रखा हुआ है, तो वाई, तो वाई इक्वल्स टू क्या होता है, वाई इक्वल्स टू हमें पता होता है सी प्लस आई, ठीक है। ये आपका क्या है, ये याद रखने वाली चीज़ आपको, ये आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला है एक तरीके से। तो हमें पता है वाई की वैल्यू आपको दे रखी है, तो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी ना सारी की सारी वैल्यू। एमपीसी आपको कितना दे रखा है, तो एमपीसी कितना है आपका 0.75, ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या पड़ेगा, एमपीएस का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा ना आपको, जो मतलब एमपीएस है उसको एक तरीके से आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो उसी तरीके से निकाला हुआ है, इसको ऐड कर गया यहाँ पर। फिर वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये पूरा निकालना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, वास्तविक सकल देशीय उत्पादन से क्या अभिप्राय है। सकल देशीय उत्पादन की एक आर्थिक कल्याण के सूचक के रूप में 3 सीमाएं बताएं, इनके क्या क्या सीमाएं उसके बारे में बताना है। जब जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन आधार वर्ष अथवा स्थिर कीमतों पर किया जाता है तो उसे वास्तविक सकल घरेलू देशीय उत्पादन कहा जाता है। तो पहला आता है आपके पास, यह देश में आय के वितरण को प्रकट नहीं करता, मतलब कितनी आय हो रही है उसके बारे में जानकारी नहीं प्रदान करता। दूसरा क्या है, इसमें आर्थिक कल्याण को बढ़ाने वाले कई गैर मौद्रिक स्रोतों को शामिल नहीं किया जाता, मतलब आर्थिक नीतियों को किस तरीके से लागू किया जाएगा और किस तरीके से उससे फायदा उठाया जाएगा उसके बारे में भी इसमें कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं है। और इसमें बाह्य प्रभावों को शामिल नहीं किया जाता, मतलब बाह्य प्रभाव जो होते हैं आपके उनके बारे में कोई खास जानकारी इसमें भी नहीं है। फिर आता है आपके पास, आय के चक्रीय प्रभाव की व्याख्या कीजिए। आय के चक्रीय प्रभाव को किस तरीके से समझा जा सकता है उसको ध्यान देना है यहाँ पे। तो आय के चक्रीय प्रभाव यानी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं एवं साधन सेवाओं तथा मौद्रिक आय के सतत प्रभाव को आय का चक्रीय प्रभाव कहते हैं। इसकी प्रवृत्ति चक्रीय होती है क्योंकि न तो इसका कोई आरंभिक बिंदु है और ना ही कोई अंतिम, देखो ना ही इसका कोई आरंभिक बिंदु है और ना ही उसका कोई अंतिम बिंदु, इसीलिए इसको चक्रीय यानी कि इस तरीके से कहा जाता है, यानी कि ये इस तरीके से काम करती है इन द फॉर्म ऑफ एन सर्कल, ठीक है, चक्रीय है, ठीक है। फिर क्या होता है, वास्तविक प्रभाव उत्पादित सेवाओं तथा वस्तुओं और साधन सेवाओं का प्रभाव दर्शाता है। मौद्रिक प्रभाव उपभोग व्यय और साधन भुगतान के प्रभाव को दर्शाता है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है केंद्रीय बैंक का जारीकर्ता बैंक कार्य समझाइए। मतलब जारीकर्ता का मतलब क्या होता है, किसी भी करेंसी को जारी करना। तो देखने को हमें क्या मिलता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, मुद्रा को छापना और एक तरीके से पूरे के पूरे देश में उसका वितरण करना, और सभी बैंकों की सहायता से ये कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, केंद्रीय बैंक देश में जो आपकी करेंसी है उसको जारी करता है, और उसका एकाधिकार किसके पास है, आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, और सभी बैंकों का वो हेड है, और सभी की सारी मुद्रा को एक तरीके से नियंत्रित करता है, और किसी भी मुद्रा को, किसी भी नोट को बंद भी कर सकता है। सरकारों की इसकी भूमिका दिखाई देती है, सरकार पूरी तरह इसमें संलग्न होंगी, उसके बाद ही किसी नोट को बंद किया जा सकता है, बट केंद्रीय बैंक की इसमें विशेष भूमिका दिखाई देती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जब विदेशी मुद्रा की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, समझाइए ऐसा क्यों। देखो, जब भी क्या होगा, $1 के मुकाबले, देखो फॉर एग्जांपल $1 की कीमत 80 रुपये है और पहले $1 की कीमत 60 रुपये थी, तो कहने का मतलब क्या है, अब डॉलर महंगा हो गया। तो जब डॉलर महंगा हो जाएगा तो एक तरीके से आपका किस चीज़ में दिक्कत आएगी, आप कोई सामान बाहर से खरीदोगे तो आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी महंगाई हो जाती है तो आपकी किस में कमी आती है, डिमांड में कमी आ जाती है। इसी वजह से हम बाहर से कोई भी सामान जब खरीदेंगे तो पहली बात तो कम खरीदना पड़ेगा, पैसे हमारे पास इतने नहीं हैं, और खरीदेंगे भी तो ज़्यादा पैसा हमें पे करना पड़ेगा। इसी वजह से देखने को क्या मिलता है, जब विदेशी मुद्रा की कीमत वृद्धि होती है तो मांग आपकी कम हो जाती है, जब भी महंगाई बढ़ जाती है तो मांग आपको कम होती दिखाई यहाँ पर देगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इस तरीके से काम होगा, आपका विदेशी विनिमय की मात्रा इस तरीके से डाउनफॉल करता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे इस तरीके से डिक्लाइन होता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि मुद्रा जब एक तरीके से महंगी हो जाती है तो ज़्यादा कुछ खरीदने में दिक्कत आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभावी मांग। अभावी मांग में क्या अभिप्राय है, इसको दूर करने में बैंक दर की भूमिका समझाइए। अब किस तरीके से अभावी मांग को कम किया जा सकता है और बैंक दर की भूमिका क्या होती है। देखो, बैंक दर देखो, बैंक का काम क्या होता है, लोन प्रोवाइड करना, और लोन प्रोवाइड करती है तो हमें ये भी तो देखने को मिलता है, जब आप किसी भी चीज़ का लोन ले रहे हो तो आपको वो भरना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, ब्याज दर देनी पड़ती है। तो बैंक लोन तो देती है तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। समटाइम ऐसा होता है कि आपको मनी के फ्लो को रोकना है, मतलब ज़्यादा जब पैसा हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा जब पैसा हो जाएगा समाज में तो ज़्यादा एक तरीके से डिमांड बढ़ जाएगी, और जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो महंगाई आपकी बढ़ने लग जाती है। तो सारे के सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम किसका, आरबीआई का और सरकार का। तो ये सारे के सारे को ध्यान से समझना है हमको। जब समग्र मांग पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप समग्र पूर्ति से कम होती है, यहाँ पे देखो रोजगार जैसी स्थिति है ना, ठीक है, जब समग्र मांग पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप समग्र पूर्ति से कम होती है तो उसे आभासी मांग कहते हैं। जो क्या बोलते हैं, आभासी मांग कहते हैं। इससे कीमत स्तर में कमी आती है, इससे क्या होता है, कीमत स्तर में कमी आती है। ठीक है, बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक के लिए ऋण देती है, यानी कि बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक लोन प्रोवाइड करती है। फिर आता है आपके पास केंद्रीय बैंक, बैंक दर में कमी करके आभासी मांग को दूर करता है। बैंक दर को कम, यानी कि बैंक दर को कम करना पड़ेगा। जब बैंक दर को कम करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे और धीरे धीरे इकोनॉमिक साइकिल आपका रन करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। इसीलिए क्या करना है आपको, बैंक दर कम करेंगे, लोन ज़्यादा लेंगे लोग, और पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक साइकिल है आपका, ठीक है, अर्थव्यवस्था सुधरने लगेगी आपकी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपके पास आय समानताएं कम करने में। ठीक है, आय की जो असमानता उसको कम करने के लिए बजटीय नीति को किस तरीके से प्रभावी माना गया है, ये आप समझ सकते हैं यहाँ से। देखिए, क्योंकि बजट क्या है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भी बजट आता है तो वो अमीर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, मिडिल क्लास के लिए, बिजनेसमैन के लिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए होता है। तो देखने को क्या मिलता है, बजट में सभी लोग ये आशा करते हैं कि हमारे लिए सरकार कुछ छूट दे। अब सरकार भी क्या करे, सरकार के पास भी लिमिटेड पैसा है, तो इस तरीके से पैसे को खर्च करना ताकि सभी लोगों को ऐसा लगे कि सरकार ने सभी के लिए कुछ ना कुछ रियायतें दी हैं। और हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी सरकार बजट लेके आती है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा जब इन्वेस्टमेंट आई तो लोगों के पास रोजगार होगा, जब लोगों के पास रोजगार होगा तो जॉब ज़्यादा होंगी, तो एक तरीके से जो इकोनॉमिक साइकिल है वो रन करेगा। और जो बिजनेसमैन है उनको भी हमें कभी कभी छूट देनी पड़ती है, क्योंकि बिजनेसमैन भी तो टैक्स को पे करते हैं, और फार्मर्स को भी हमें क्या करना पड़ता है, जो कीटनाशक उर्वरक हैं उनमें छूट देनी पड़ती है। तो जो आपका पूरा का पूरा जो बजट है उसका जो मेन उद्देश्य होता है गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति के लिए सहूलियत देना।
ठीक है। तो बजट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझते हुए चलना है। सभी लोगों की सहूलियत के लिए बजट होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर और गरीब के लिए, सभी लोगों के, चाहे छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, तो अमीर आदमी हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, सभी लोगों के लिए बजट बनाया जाता है ताकि सभी लोगों को ऐसा लगे कि हम इस देश के निवासी, सरकार हमारे लिए कुछ सोच रही है और हमें आगे बढ़ाने के लिए और असमानता को कम करने के लिए कार्य कर रही है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों को आपको सोचना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखो, इन क्वेश्चंस के लिए हमें अलग अलग श्रेणी होती हैं, उन अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से हमें सोच के फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, कर्मचारियों का परीक्षण में दे रखा है, आपको लाभ, लाभांश, ये सारी की सारी चीज़ें आपको डिटेल में दे रखी है। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आपको करना है। जीडीपी एफसी पे आप क्या करेंगे, अलग अलग जगह, फर्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट पे दे रखा है, सेकंड पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवन्थ और नाइन्थ। ठीक है, और माइनस क्या करना है आपको 8। तो अलग अलग आपको दे रखी है, कहीं ब्याज दे रखी है, सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण दे रखा है। इन सारी चीज़ों के आधार पर क्या करना है आपको निकालना है। तो आपको 1300 करोड़ समथिंग आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कॉपी में। ठीक है, और विदेशों को कारक यानी कि विदेशी मुद्रा जीएनपी है आपकी इक्वल्स टू जीडीपी एफसी जब आप निकालेंगे तो उसी तरीके से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला याद करना है, आपको ये याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ये याद लर्न कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको सिंपली क्या करना है, प्लस और माइनस करना है, कैलकुलेट करना है। तो जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया वो आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, लर्न करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो पहला प्रश्न आता है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो देखने को मिलता है कि हर निजीकरण विनिवेश है, तो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपका बी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, शिक्षा पर व्यय क्या कहलाता है। तो मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अथवा वाला है, आधारित संरचना को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, आर्थिक और कौन सी वाली है, सामाजिक। तो इसमें क्या आएगा आपका सामाजिक। ठीक है, फिर आता है आपके पास बेरोजगारी दर। तो बेरोजगारी दर इक्वल्स टू कैसे निकालो, बेरोजगारी दर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या अपॉन में श्रम बल का आकार इंटू 100 करोगे तो आपका ये पूरा का पूरा संख्या निकल के आ जाती है। ठीक है, फिर आता है मानव विकास सूचकांक कौन बनाता है। तो संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। फिर कॉलम दे रखा है आपको, इन कॉलम के आधार पे आपको संभाल करना है। तो पहला देखने को मिलता है, पहला दे रखा है आंशिक परिवर्तनशीलता, परिवर्तनीयता। फिर आता है गैर सीमा शुल्क अवरोध, वित्तीय क्षेत्र प्रशुल्कों में कमी, फिर प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन। और तो पहले वाले का हम क्या करेंगे, फर्स्ट का आएगा आपका ये बाजार कीमत पर विदेशी करेंसी को खरीदना और बेचना, फर्स्ट का ये आ जाएगा। फिर सेकंड का आएगा आपका बी का फोर्थ कोटा अवरोध, सी का आ जाएगा आपके पास ये आरबीआई द्वारा नियंत्रित नियंत्रण, ये आ जाएगा आपके पास। फिर डी का आ जाएगा आपका लास्ट वाला जो बचा है फर्स्ट। ठीक है, तो कौन सा हो गया हमारे पास, ए का थर्ड और बी का फोर्थ। तो ए का थर्ड और बी का फोर्थ, ए का थर्ड और बी का फोर्थ, ये वाला प्रश्न, ये वाला ठीक है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नौकरी के दौरान प्रशिक्षण श्रमिकों को अपने कौशल को तीव्र करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है, हेल्प करता है। दूसरा आता है एक श्रमिक की कुशलता कभी बदली नहीं जा सकती, ये पॉइंट गलत है। तो क्या आएगा इसमें, एक सत्य दूसरा असत्य है, एक सत्य दूसरा असत्य हो गया। अब आता है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन पहला है औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए श्रम संघ बना सकते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक बाजार की अनिश्चितताओं के कारण बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो कौन सा आएगा इसमें भी आपका, पहला सत्य दूसरा असत्य। एक आता है आपके पास आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति निर्भर करती है किसके ऊपर, आयात प्रतिस्थापन पर करती है ये नीति। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए और कारण आर सही विकल्प का चयन कीजिए। इनमें आपको क्या करना है, इनको समझाना है, मतलब कथन दे रखे हैं। तो आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए महान और सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की गई। और आर आता है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, विकास की गति को तीव्र करने में विफल रहा। दो अभिकथन और कारण दे रखे हैं, तो हमें पता है अभिकथन ए और आर दोनों सही है और कारण उसका सही स्पष्टीकरण करता वाला है। ठीक है, नीचे वाला। नेक्स्ट आता है हमारे पास योजना की परिभाषा दीजिए। देखो योजना क्या है, तो योजना इसकी व्याख्या करती है कि देश के संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाए। देखो योजना के तहत हम ये निर्धारित करते हैं किस तरीके से देश के जो पूरा का पूरा जो वो क्या बोलते हैं आपको, जो संसाधन है उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। तो देश के संसाधनों का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाए ताकि सभी लोगों को उसका
फल मिल सके, सभी लोगों को उसका फल मिल सके, गरीब से गरीब व्यक्ति भी उनका दोहन कर सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर व्यक्तियों तक ही वो रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी व्यक्तियों तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। फिर 28वां दृष्टिवादित के लिए बेटा, नेक्स्ट आता है 29वां, मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि के बीच में क्या संबंध है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीट होने वाला क्वेश्चन। तो देखने को मिलता है मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि के बीच के संबंध ये है। देखो मानव पूंजी कब बढ़ती है, मानव पूंजी जब बढ़ती है जब मानव के ऊपर आप क्या कर रहे होते हो, निवेश कर रहे होते हो, उसको शिक्षा देते हो, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का उसको मौका देते हो, उसको कौशल के लिए अलग अलग संस्थान में जाने का अवसर प्राप्त होता है, तथा सरकार उसको सही रूप से आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है। ठीक है, सरकार सही रूप से कार्य करती है उसके ऊपर। तो हमें ये दिखाई देता है कि मानव पूंजी बढ़ती जब है तो सरकार और इवन जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी लोगों को जो ट्रेनिंग देंगे तभी मानव पूंजी बढ़ेगी। जब मानव पूंजी बढ़ेगी तो समृद्धि अपने आप बढ़ती चली जाती है, समृद्धि अपने आप बढ़ती चली जाती है। तो मानव पूंजी आर्थिक समृद्धि का एक बहुत बड़ा सूचकांक है और पूंजी निर्माण में भी बहुत ज़्यादा सहायता आपकी करता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो मानव पूंजी है वो अपने आप में बहुत बड़ा साधन है समृद्धि का, और मानव पूंजी एक तरीके से मदद करती है किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए। देखो स्किल्ड जो पीपल होते हैं, जो कौशल जो लोग होते हैं, वही एक सभ्य और एक बेहतरीन समाज का निर्माण करने के लिए बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये देखो आर्थिक समृद्धि की उच्च दर यहाँ से देखने को मिलेगी आपको। फिर आता है आपके पास मानव पूंजी निर्माण के अधिक धन। ठीक है, फिर आता है मानव पूंजी में निवेश, फिर आता है आपका सुविकसित मानव पूंजी, फिर आता है आपको उत्पादकता, उत्पादन एवं कुशलता में वृद्धि। तो सारी की सारी चीज़ें आपको कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। फिर आता है नेक्स्ट, भारत ने योजना को चुना। भारत ने योजना को क्यों चुना? देखो योजना एक तरीके से आपकी सहायता करती है कि किस तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए, और समाज में जो विविधता है, समाज में कुछ अमीर लोग हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो योजनाओं का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाए से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति भी इन योजनाओं के तहत देश के विकास से जुड़ सके। क्योंकि जब भारत आज़ाद होता है तो हमें देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा गरीबी है, जो अंग्रेज हैं पूरी तरीके से भारत को लूट के जा चुके हैं। तो हमें ये समझना होता है कि किस तरीके से योजनाओं का इस्तेमाल किया जाए ताकि सभी लोगों के पास जो बेसिक सुविधाएं हैं, ठीक है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जा सकें। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब व्यक्ति ये महसूस कर सके कि सरकार उनके लिए काम कर रही है। किसानों के लिए काम करना है, गरीब व्यक्तियों के लिए काम करना है, महिलाओं के लिए काम करना है, बच्चों के लिए काम करना है, शिक्षा के ऊपर काम करना है, स्वास्थ्य के ऊपर काम करना है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? योजनाओं से आएंगी, क्योंकि योजनाएं आपको ये बताती है किस तरीके से आपको अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना है। ठीक है, तो देखने को क्या मिलता है, अंग्रेज तो जब विभाजन हो जाता है, अंग्रेजों ने भारत को विभाजन की समस्या के साथ साथ एक स्थिर और खोखली अर्थव्यवस्था के रूप में छोड़ दिया था। इसी कारण हमें ये देखने को मिलता है हमें योजनाओं का सहारा लेना पड़ा अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि योजनाएं एक तरीके से हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सहायता करती हैं, परस्पर हमारा ध्यान रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है विश्व व्यापार संगठन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो देखने को मिलता है 1948 में गेट व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता 23 देशों के संस्थापक सदस्यों को के साथ लेकर हुआ। ठीक है, 23 देशों का, थोड़ा सा ये डेटा याद रखना है, 23 देशों के साथ लेकर सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को प्रशासित करने के लिए बनाया गया। ठीक है, और फिर व्यापार संगठन का गठन 1 जनवरी 1995 को गेट के उत्तराधिकारी के रूप में हुआ। इसका उद्देश्य एक नियम आधारित व्यापार व्यवस्था स्थापित करना है, मतलब सभी लोगों को एक तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, चाहे वो अमीर और गरीब देश हो, सभी को एक तरीके से इसमें मौका मिलना चाहिए। और भारत भी इसका एक सहयोगी देश रहा है, उसने भी एक तरीके से इसमें बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, और उसकी भारत की भी भूमिका यहाँ पर आपको दिखाई मिलती है देखने को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे पास, आत्मनिर्भरता और आत्मपोषी होने में क्या अंतर है। देखो आत्मनिर्भरता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आप अपने ऊपर डिपेंड हैं, आपके पास इतने संसाधन हैं कि आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप दूसरे देशों से एक तरीके से कम व्यापार करते भी हैं तो भी एक तरीके से आपको किसी भी चीज़ की कमी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप आत्मनिर्भर हैं। बट आत्मपोषी का मतलब ये है कि खुद से खुद का व्यापार करना, एक तरीके से मतलब खुद एक अपने ऊपर ही डिपेंड हो जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो विश्व है जो आपको इतनी सारी चीज़ें दे सकता है, आप खुद अपने आप वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो आत्मनिर्भरता ठीक है, बट आत्मपोषी संभव नहीं है। आत्मपोषी यानी कि ऐसा नहीं कि विश्व को सभी लोगों से आप रिश्ते तोड़कर सही हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मनिर्भर होना ठीक है, बट आत्मपोषी होना ठीक नहीं लगता।
ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है कि जब आपके पास पैसे अधिक होते हैं, आपके पास संसाधन ज़्यादा होते हैं, तो एक तरीके से आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं। जो सरकार आपके ऊपर ध्यान देती है तब भी आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और आत्मनिर्भरता कब आती है? आत्मनिर्भरता जब आती है जब एक तरीके से आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं, कौशल और टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सेकंड पॉइंट देखिए ध्यान से, एक अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर होना संभव है परंतु आत्मपोषी होना संभव नहीं है। ठीक है। तो आत्मपोषी होना आर्थिक रूप से अवांछनीय हो सकता है क्योंकि कुछ आदान अन्य देशों से खरीदना सस्ता और बेहतर हो सकता है। ठीक है। उसके लिए एक देश को विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है। अगर आपके पास विदेशी मुद्रा है तो आत्मनिर्भर कहलाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में उठाई गई मुख्य भूमि सुधार क्या क्या है? तो देखने को मिलता है मुख्य भूमि जो सुधार है वो पहला ये है कि जो जो बिचौली है उनको हटाया गया, मध्यस्थता को हटाया गया। भूमि में एक तरीके से क्या किया गया? भूमि सुधार किया गया है, भूमि की उच्चतम सीमाएं की गई, चकबंदी की गई और लगानों को कम किया गया है ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जैविक कृषि समग्र जीवन जीने के लिए, जो जैविक कृषि समग्र जीवन जीने के लिए विधि है, क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर देखो, जैविक कृषि में क्या होता है? हाँ, मैं सहमत हूँ कि जैविक कृषि समग्र जीवन जीने की एक विधि है क्योंकि जैविक कृषि प्राकृतिक विधि से खाद्यान्न तैयार करने की एक प्रक्रिया है। यानी प्राकृतिक, यानी कि जैविक कृषि है वो प्राकृतिक विधि से खाद्यान्न को तैयार करने की किसी प्रक्रिया है। इसमें आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। जिसमें आपको ये देखने को यह विधि कृत्रिम रासायनिक उर्वरक एवं आनुवांशिक रूप से संबोधित जीवों की अवहेलना करती है। ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर आता है आपको यह पर्यावरण के बहुत अनुकूल है और धारणीय विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें HYV सीड्स वगैरह का इस्तेमाल करके आप क्या करते हो? ज़्यादा से ज़्यादा फसल को बढ़ाते हो जिससे आपको जो बढ़ी हुई जनसंख्या है उसको खाद्य पदार्थ मिल पाते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास यह निर्यात द्वारा आय का सृजन करते हैं क्योंकि जैविक विधि से उगाई गई फसलों की मांग बढ़ जाती है। इसकी जो मांग है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे पास, सार्वजनिक स्वास्थ्य का अर्थ बतलाइए। राज्य द्वारा रोगों पर नियंत्रण के लिए उठाए गए प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में बताइए। देखो, अब क्या है, हमें ये देखने को मिलता है कि सभी बीमारियों के बारे में सभी लोगों के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। कुछ कुछ ऐसी बीमारियां जिनको हम बताना सहज नहीं समझते हैं, पर बीमारियां क्या करती हैं? शरीर को ख़त्म कर देती हैं, खोखला कर देती हैं। इसी वजह से बीमारियों के बारे में खुल के बात करनी चाहिए। समाज में कुछ कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनको समाज में सही तरीके से बात इनके ऊपर करना सही नहीं समझा जाता है, बट आजकल पढ़े लिखे समाज में सभी बीमारियों के बारे में खुल के बात की जाती है क्योंकि स्वास्थ्य आपके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। जैसे कि एड्स, कैंसर, ये सारी जो बीमारियां हैं अपने आप में बहुत घातक हैं, इनके प्रति जागरूकता बहुत आवश्यक है। फिर क्या है, पल्स पोलियो अभियान किया गया सरकार के थ्रू ताकि पोलियो को ख़त्म किया जा सके और भारत पोलियो मुक्त बन चुका है। स्वच्छ जल एवं स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान करना कि सभी को स्वच्छ जल मिल सके और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएं ताकि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वो भी अपना स्वास्थ्य ठीक कर सके। निजी सार्वजनिक भागीदारी होनी चाहिए। निजी सार्वजनिक भागीदारी का मतलब क्या है? सभी लोगों के पास स्वास्थ्य से जुड़ने का मौका मिले। अब आता है वैश्वीकरण से हुई प्राप्तियों और कष्टों के बारे में बताइए। देखो, वैश्वीकरण अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वैश्वीकरण से देखने को क्या मिला, पूरा का पूरा विश्व आपस में जुड़ गया है। एक सामान एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना बहुत आसान हो गया है। किसी चीज़ का निर्माण हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई बीमारी है और उसकी वैक्सीन कहीं अमेरिका में बनी या फिर हांगकांग में बनी या फिर यूके में बनी तो वो भारत में आ जाएगी। तो वैश्वीकरण से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। पूरा का पूरा जो विश्व है एक परिवार के रूप में उभर कर आता है। तो ये आपका क्या है? फ़ायदा है। इससे आपको प्रौद्योगिकी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई मिलेगी, तो ये आपका फ़ायदा है। ठीक है। अगर घाटे की बात करें तो ये देखने को मिलता है कि सभी के सभी देश इसमें फ़ायदेमंद नहीं हैं। जो अमीर राष्ट्र हैं, जिनकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, जो अपने डिफेंस पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे ज़्यादा खर्च करते हैं, वो ज़्यादा इसमें फ़ायदेमंद दिखाई देते हैं। गरीब व्यक्ति इतने फ़ायदेमंद दिखाई नहीं देते। और इसमें ये भी देखने को मिल रहा है जो गैप है पुअर पीपल यानी और रिच में, उनके बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि सभी देशों को समान रूप से बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बड़े और अमीर देशों को ऐसा भागीदारी करने का अवसर प्राप्त हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नाउ इज डन, खत्म हो गया हमारा ये, और पूरा का पूरा सैम्पल पेपर बड़े ही आसानी से हमने समझ लिया और सॉल्व किया है।
आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ आया या फिर जल्दी ख़त्म हो गया है, आप कमेंट्स में लिखिए, और कोई भी अगर आपका डाउट होगा डेफिनेटली उस पर वीडियो आएगी। थैंक यू वेरी मच।